हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा हम बहुत बढ़िया एक नई रिएक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, बड़े प्यार से समझाऊंगा और बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लेता हूं हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये दोनों फ्रेंड है, ठीक है। इन दोनों फ्रेंड में मान लेते हैं ए जो है वो लड़का है, बॉय है, और बी जो है वो लड़की है, गर्ल है। ये दोनों फ्रेंड है, साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में लंच भी करते हैं। दे आर फ्रेंड, ये दोस्त है, ठीक है। अभी यहां पर एक और लड़के को बुलाते हैं, सी नाम का लड़का, ठीक है। ये अभी बेचारा अकेला है, तो सी के दिमाग में क्या चल रहा है कि यार क्या हो कि मेरा भी कोई फ्रेंड बन जाए। अब इसे यहां पर ये दो ही लोग दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये सी नाम का लड़का क्या करेगा, ये सोचेगा कि मैं ए को धक्का मार दूं और उसकी जगह ले लूं और बी से फ्रेंडशिप कर लूं। अगर सी ऐसा कर पाया तो क्या होगा, सी बन जाएगा बी का फ्रेंड और ए बेचारा अलग हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो यहां पर हुआ क्या कि जो सी पहले अकेला था, जो सी पहले अकेला था, उसने क्या किया, एक ग्रुप को पकड़ा, एक ग्रुप को पकड़ा, फ्रेंड के ग्रुप को पकड़ा, उसमें से उसने एक पर्सन को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। अभी किसको हटाया, तो सी एक लड़का था, इसलिए उसने ग्रुप में से भी लड़के को ही डिस्प्लेस किया। ध्यान रहे, ये लड़के और लड़की का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रियलिटी में बात तो हम एटम्स की करेंगे, ठीक है। मगर उसको समझाने के लिए कुछ चीजों का पता होना जरूरी है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सी एक बॉय है, तो वो ग्रुप में जिस मेंबर को धक्का मारेगा, डिस्प्लेस करेगा, वो भी एक बॉय होना चाहिए। मतलब सेम टाइप के एटम, जो एटम जिस कैटेगरी का होगा उसी टाइप के एटम को डिस्प्लेस मारेगा। मतलब भाई जाहिर सी बात है कि हम यहां पर कोई लड़का और लड़की तो रखने वाले नहीं है, हम तो यहां पर अपने क्या रखेंगे, एटम रखेंगे। तो अगर आपका जो सी नाम का जो भी मटेरियल है, अगर वो एक मेटल है, तो इस ग्रुप में भी वो मेटल को धक्का मारेगा, और अगर सी एक नॉन मेटल है तो वो ग्रुप में भी एक नॉन मेटल को धक्का मारेगा। सेम टाइप की चीजें सेम टाइप के मटेरियल को डिस्प्लेस करती हैं। तो यहां एग्जांपल में सी एक बॉय है, तो वो इस ग्रुप में एक बॉय को धक्का मारेगा और खुद गर्ल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वो पेयर आपको यहां दिखाई देगा कि बी और सी जुड़ गए हैं और ए बेचारा अलग पड़ा हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली और खुद जाकर बी से जुड़ गया। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ा, और कई लोग सिंपल डे टू डे लैंग्वेज में, देसी भाषा में इसे धक्का मार रिएक्शन भी कहते हैं। धक्का मार दो किसी एक को, उसकी जगह ले लो, ठीक है। अभी अगर आप केवल एक एटम को या एक एलिमेंट को धक्का मार रहे हो, मतलब ये डिस्प्लेस करने का काम, धक्का मारने का काम अगर सिर्फ एक बार हुआ है तो आप क्या बोलोगे, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अगर आपने दो बार धक्का मारा है, दो बार डिस्प्लेस किया है, तो आप क्या बोलोगे, ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है ना। एक बार धक्का मारा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दो बार धक्का मारा, दो बार डिस्प्लेस किया तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर एक बात समझ लो कि ये जो कहानी मैंने आपको समझा दी, इस कहानी की जगह पे हम रियलिटी में अपने मटेरियल्स को बुलाते हैं। अब देखिए, जहां पर मैंने ए और बी का ग्रुप लिया था, उस ग्रुप की जगह पे आपको एक कंपाउंड रखना है, और कैसा कंपाउंड रखना है, ये कंपाउंड बेटा ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं, इस कंपाउंड को तोड़कर देखूं, तो इसके अंदर से मुझे कुछ ना कुछ कैटायन और एनायन मिलने चाहिए। बिल्कुल ध्यान में रखना, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जिसमें हम सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट करेंगे, एक बार धक्का मारेंगे। हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको एक ग्रुप चाहिए था, जैसा कि हमने ए बी का ग्रुप लिया था, वैसे ही मुझे एक कंपाउंड लेना पड़ेगा। कंपाउंड भी एटम का ग्रुप होता है, मगर कैसा कंपाउंड लेना है, आपको ऐसा कंपाउंड लेना है जिसको अगर ब्रेक करके देखें तो उसके अंदर कैटायन और एनायन मिल जाए। मतलब कि ये एक आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड को तोड़ने पर भी अंदर कैटायन एनायन मिलते हैं, या फिर ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को भी तोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर कैटायन एनायन मिलते हैं, मगर ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होगा।
देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको यह बात नहीं पता है या नहीं याद है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंपाउंड कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। और आपको यह बात पता है ना कि कंपाउंड बनते वक्त इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। अभी लेन देन में तीन बातें हो सकती हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन दे दें सामने वाले को या उससे इलेक्ट्रॉन ले लें। और अगर ये दोनों काम नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं और शेयर कर लेते हैं। तो तीन तरीके के काम किए जा सकते हैं आपस में कंप्लीट होने के लिए या कंपाउंड बनाने के लिए। तीन में से कोई भी एक काम कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हो। अब इन तीनों काम में दो काम ऐसे हैं जो हमेशा साथ में होंगे। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग। भाई मान के चलो, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मैंने तो लूज किया और तुमने क्या किया, तुमने तो गेन किया ना, तुम्हें तो मिला। तो जब मैं लूज करूंगा तो डेफिनेटली तुम गेन करोगे। तो लूजिंग और गेनिंग हमेशा साथ में होती है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने लूज कर दिया और तुमने गेन ही नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं लूज करूंगा तो तुम गेन करोगे। तो जब जब लूजिंग होगी तब तब गेनिंग भी होगी। तो लूजिंग और गेनिंग साथ में होती है। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा तो तुम गेन करोगे, और तब मेरे ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और तुम्हारे पास बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो तुम पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो अभी मैं बन गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो मेरे ऊपर कैसा चार्ज दिखेगा? बोलो पॉजिटिव। तो तुम मुझे क्या बुलाओगे? तुम मुझे कैटायन बुलाओगे। कैटायन मतलब एक ऐसा एटम जिसने अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए हो और अब वो न्यूट्रल नहीं पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरह दिख रहा है। उस एटम को आप क्या बुलाते हो बेटा? कैटायन बुलाते हो। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर आप कैटायन हो। और मैं तुम्हें क्या बोलूंगा? तुम भी एक एटम थे, मगर तुमने इलेक्ट्रॉन लिया, और जब ले लिया तो तुम्हारे पर कैसा चार्ज आ गया होगा? नेगेटिव। तो तुम क्या हो? एनायन हो। अब आपको यह बात पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं पॉजिटिव बॉडी हूं, तुम नेगेटिव बॉडी हो, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पास में आएंगे और एक ग्रुप बना लेंगे। इस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड। और क्योंकि ये कंपाउंड हम दो आयन की वजह से बना है, तुम एनायन थे, मैं कैटायन था, हम दोनों आयंस के पास आने की वजह से बना। आप इस कंपाउंड को क्या बुलाओगे बेटा? आयोनिक कंपाउंड बुलाओगे। तो आयनिक कंपाउंड को कभी भी तोड़ के देखोगे ना तो उसके अंदर आपको कैटायन और एनायन मिलेंगे, क्योंकि कैटायन और एनायन के जोड़ने से ही तो आयनिक कंपाउंड बना है। और देखें आपको चार्ज पार्टिकल कहां देखने को मिल जाएंगे। मान लेते हैं मेरे पास दो एटम है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इन दोनों ने फैसला किया कि इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा और कोई भी गेन नहीं करेगा। तो जब कोई लूज नहीं कर रहा है, कोई गेन नहीं कर रहा है, तो ये दोनों बेचारे कंपाउंड बनाएंगे कैसे? तो इस वाले एटम ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, और इस एटम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, और इन दोनों ने बोला चलो हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ना तुम मेरा इलेक्ट्रॉन खींचना, ना मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। कोई किसी का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेगा, बीच में रख लो और शेयर करते हैं। तो शेयर करके जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को आप क्या बुलाते हो? कोवेलेंट कंपाउंड बुलाते हो। कोवेलेंट कंपाउंड। तो ध्यान रहे, हमें आमतौर पे दो मेन तरीके के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अगर एटम इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और गेनिंग करके अपने आप को कंप्लीट करते हैं तो ऐसे कंपाउंड को आप आयोनिक कंपाउंड बुलाते हो। और अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आपने कंपाउंड बनाया है, ग्रुप बनाया है, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बुलाओगे? कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड में एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या कि कोवेलेंट कंपाउंड की जब बात कर रहे हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मगर मैं आपको बताऊं कि ये जो शेयरिंग आपको दिख रही है, बोलो इस शेयर्ड पेयर में, ये पेयर है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिख रहा है, पेयर है ये, तो मैं इन्हें क्या बुलाऊंगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है जो शेयरिंग के दौरान दिखाई दे रहा है। तो शेयरिंग हुई है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ क्या बुलाऊंगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एटम के पास होती है। यह प्रॉपर्टी यह बताएगी कि कौन सा एटम, अगर कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो क्या किसी के मन में कभी लालच तो नहीं आ रहा है कि चलो ये जोड़ा, ये पूरा का पूरा जोड़ा मैं अपनी तरफ पुल कर लूं, अपनी तरफ खींच लूं। हो सकता है किसी के दिमाग में लालच आ जाए, ये एटम सोचे कि काम करते हैं ये पूरा जोड़ा
अपनी तरफ थोड़ा सा घसीट लेता हूं। बात समझ में आ रही है ना? ये एटम क्या सोचेगा कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लेता हूं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप कोशिश करते हो, आप मतलब एटम कोशिश करता है कि वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच ले, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हर किसी के पास ये प्रॉपर्टी होती है, बस किसी के पास ज्यादा होती है तो किसी के पास ये प्रॉपर्टी कम होती है। अभी सोचो कि अगर ये एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस एटम, ये एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है इस एटम के मुकाबले, तो क्या होगा? ये एटम इस शेयर पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। तो पता है क्या होगा इससे? अभी ये एटम क्या सोचेगा? ये एटम सोचेगा कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा उससे दूर चला गया है, थोड़ा सा उससे दूर चला गया है, तो ये एटम अपने आप को हल्का सा पॉजिटिव महसूस करेगा। देखिए ये जो मैंने सिंबल बनाया है ना, एस जैसा लग रहा होगा, ये एस नहीं है, इस सिंबल का नाम है डेल और इसका मतलब होता है स्लाइट, थोड़ा सा, छोटा, इत्तू सा। तो ये एटम अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव महसूस कर रहा है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इससे दूर चला गया है। और उसी जगह पर ये एटम क्या सोचेगा? ये एटम सोचेगा कि इसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है, तो ये एटम अपने आप को हल्का सा स्लाइट नेगेटिव महसूस करेगा। तो अभी देखिए हो क्या रहा है, अभी भी शेयरिंग ही है क्योंकि पूरी तरीके से खींचा नहीं गया है, कंप्लीट खींच ले जाता। अगर ये एटम इस एटम के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से खींच लेता तो क्या होता? ये 100% नेगेटिव चार्ज बन जाता और ये 100% पॉजिटिव चार्ज बन जाता। तो आप इससे क्या बुलाते हैं? एनायन, और इसको बुलाते हैं कैटायन। मगर पूरी तरीके से पुलिंग नहीं हुई है, पूरी तरीके से खींचा नहीं गया है, थोड़ा सा खींचा है, इस एटम ने थोड़ा सा खींचा है, तो अभी भी आप इसे शेयरिंग ही कहोगे। मगर इस शेयरिंग में क्या हो रहा है? हल्का सा चार्ज डेवलप हो गया है। तो इसी बेसिस पर हम कोवेलेंट कंपाउंड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अगर कोवेलेंट कंपाउंड में, शेयरिंग वाले कंपाउंड में खींचातानी हुई है और उस खींचातानी की वजह से हल्का सा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को, ऐसे शेयरिंग वाले कंपाउंड को आप क्या बुलाएंगे बेटा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर क्यों बोल रहे हैं? पोलर का मतलब है थोड़ा सा पोलैरिटी, थोड़ा सा चार्ज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये खींचातानी नहीं हुई है, या ये मान लो जितना इसने खींचा उतना ही इसने भी खींचा, तो कोई इलेक्ट्रॉन ना इधर गया ना इधर गया, तो क्या होता? दोनों में से किसी के ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होता। तो आप क्या बोल रहे थे? ये शेयरिंग वाला कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड कैसा माना जाता? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोला जाता। नॉन पोलर का मतलब है यहां पोलैरिटी, यहां पर चार्ज डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हमें हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा जो कंपाउंड चाहिए वो कैसा चाहिए कि अगर उस कंपाउंड को तोड़ के देखूं तो उसके अंदर कैटायन और एनायन यानी कि चार्जेस होने चाहिए। तो बोलो ये कंपाउंड कैसा हो सकता है? ये आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है और ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर भी चार्ज देखने को मिला था। मगर ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पक्की बात है नहीं होगा। तो आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड चाहिए होता है और वो कंपाउंड या तो आयनिक होगा या फिर कैसा होगा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और बेटा आपको एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके बीच में होती है, तो सीधे बोल देना कि एक एलिमेंट और एक आयनिक या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ले आओ, दोनों को रिएक्ट करवाओ और आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। मगर ध्यान रहे कि ये जो कंपाउंड लेकर आ रहे हो ये पानी में मिला हुआ होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर में डिसॉल्व करके लाना। अभी वाटर में डिसॉल्व करके क्यों लाना है भाई? सीधी बात है, तुम कंपाउंड तो ऐसा उठा लाए जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, मगर ये चार्ज अपने आप अलग अलग नहीं होंगे। आप इन्हें पानी में डाल दो, वाटर इनके चार्ज पार्टिकल को तोड़ के अलग अलग कर देगा, कैटायन अलग कर देगा, एनायन अलग कर देगा। अगर आप एज इट इज इन्हें नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में लेकर आ गए तो वहां पर कैटायन और एनायन अलग अलग नहीं होंगे, साथ में जुड़े रहेंगे, तब रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंपाउंड लाओ, कौन सा लाओ? आयनिक वाला लाओ या पोलर वाला लाओ, पोलर कोवेलेंट, मगर वाटर में मिलाकर लाना, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में लाना, एज इट इज उठा मत ले आना। और क्या लाओ?
एलिमेंट लाओ और जब दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा। अभी मान के चलो तुम्हारा जो एलिमेंट है वो क्या है, एक मेटल है, तो वो कैटायन बनाता होगा, पॉजिटिव चार्ज बनाता होगा। भाई मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन ही तो बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही तो बनाते हैं। तो अभी तुम्हारा ये एलिमेंट कैटायन बनाने वाला है, तो वो इस ग्रुप में भी कैटायन को रिप्लेस करेगा और कैटायन की जगह ले लेगा और खुद जुड़ जाएगा एनायन के साथ। बात समझ में आ रही है। इससे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है। अभी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लेते हैं क्या भरा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो ब्लू कलर का होता है और कई बार लोग इसे ब्लू विट्रॉल के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, ब्लू विट्रॉल के नाम से भी बुलाते हैं। वो ब्लू कलर का होता है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक आयरन की नेल ले आता हूं, आयरन की नेल, ठीक है, और मैं इस आयरन की नेल को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देता हूं। तो जब मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अभी देखो रिएक्शन के हिसाब से यहां पर लिख लेते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। आप आयरन को कॉपर सल्फेट से जोड़ने जा रहे हो। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है और कैसा कंपाउंड है, आयोनिक टाइप का कंपाउंड है, ठीक है। इसके अंदर कैटायन एनायन मौजूद है और आयरन आपका क्या है, मेटल है, मेटल कैटायन बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं इस कॉपर सल्फेट की बात करूं तो कॉपर सल्फेट में बेटा कॉपर कैटायन बनाता है और सल्फेट जो है वो एनायन है, कॉपर है आपका कैटायन। तो अगर आयरन रिप्लेस करेगा, अगर आयरन किसी को डिस्प्लेस करेगा तो किसको करेगा, कॉपर को धक्का मार देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना देगा, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। यही चीज अगर आप इस टेस्ट ट्यूब में देखें तो जब ये रिएक्शन होगी, यानी कि जब आपका आयरन कॉपर को धक्का मारेगा तो खुद सल्फेट के साथ जुड़ेगा और बना देगा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट जो है बेटा वो ग्रीन कलर का होता है, तो थोड़ी देर बाद आपको ये सॉल्यूशन हरे रंग में बदलता हुआ दिखेगा। तो वो जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन अब आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आयरन सल्फेट बन गया है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, धक्का मार दिया। मगर जिस कॉपर को धक्का मारा वो कहां गया, वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। इसलिए आयरन नेल आपको रेडिश ब्राउन कलर की दिख रही है, क्योंकि कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो जो कॉपर हटा वो उस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, इसलिए आपको आयरन नेल कैसी दिख रही है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की होते हुए नजर आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को धक्का मारता है, मगर यह बात ध्यान रहे धक्का तभी मारा जा सकता है जब तुम्हारा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि आयरन यहां पर कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है। और यह बात कैसे पता चलती है, रिएक्टिविटी सीरीज से। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती थी कि ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते थे, नीचे वाले मेटल कम रिएक्टिव होते थे। तो तुम्हारा एलिमेंट अगर किसी को धक्का मारने जा रहा है तो वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी डिस्प्लेस कर पाएगा। मतलब क्या है इसका, एक और एग्जांपल ले लेता हूं यही बात समझने के लिए। मान लेता हूं मेरे पास फिर से कॉपर सल्फेट है, अब की बार मैं उसमें सिल्वर मिलाता हूं। सोचो क्या सिल्वर कॉपर को धक्का मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। रिएक्टिविटी टेबल में सिल्वर कॉपर के नीचे आता है, तो यहां पर सिल्वर कभी भी कॉपर को धक्का नहीं मार पाएगा, इसलिए यहां पर रिएक्शन नहीं होने वाली, कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोलो क्या क्या पढ़ा, हमें दो चीजें चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए और एक कंपाउंड चाहिए। कैसा कंपाउंड चाहिए, आयनिक टाइप का या पोलर कोवेलेंट, मगर क्या नॉर्मल नहीं, एक्वस फॉर्म में पानी में मिलाकर चाहिए। और जब ऐसा करके इन्हें जोड़ोगे क्या होगा, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, और इस रिएक्शन को बोलो क्या बुलाते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी।